गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया है और अब मैं चाहती हूँ एक बार मैं आपको इसकी ब्रीफिंग कर दूँ और एक तो टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है उसको और कंप्लीट कर देते हैं हम। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने आइसोमेरिज्म पढ़े थे, आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़े हैं, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता पढ़ी है जिसमें आपने विन्यासी समावयवता और संरूपी समावयवता पढ़ी थी। विन्यासी समावयवता में मैंने बताया था आपको विन्यासी समावयवता क्या होती है, जो 3D अरेंजमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का उसको हम विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और संरूपीय को जो बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने के बाद जो शेप मॉलिक्यूल ले लेता है उसको हम संरूपीय समावयवता कहते हैं। इसी के बाद विन्यासी में हमने ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता पढ़ी थी। ज्यामिति की कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी और किन किन मॉलिक्यूल्स में हमें पढ़ना है वो हमने किया था। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जिसमें डायपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का था कि कैसे इसको चेक करते हैं, जिसमें हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ा था, पोलैरीमीटर पढ़ा था और आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सममिति के तत्व पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल, नेक्स्ट पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको सममिति अक्ष कहते हैं, तीसरा पढ़ा था सममिति केंद्र सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके बाद किरेलता क्या होती है और किरेल अणु क्या होता है ये पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो था टॉपिक दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक, ये पढ़ना था। तो कोई भी एक अणु में अगर दो सेंटर, जैसे नॉर्मल हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, लैक्टिक एसिड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें एक कार्बन सेंटर था जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए थे, तो उसको मैंने कहा था कि वो किरेल अणु है। अब सिलेबस में आपके है कि दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक कौन से होंगे, तो वो यौगिक होंगे जिसमें दो क्या होंगे, किरेल केंद्र उपस्थित होंगे, दो ऐसी पोजीशन होगी कार्बन की जहाँ पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे। दो स्थिति हो सकती है, या तो दोनों किरेल केंद्रों पे असमान समूह या परमाणु हो, दूसरा दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह या परमाणु हो, दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु हो, और यदि किसी प्रकाशिक समावयव में n किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं, पहली वाली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि दोनों किरेल केंद्र पर असमान समूह या परमाणु हो। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक। इसमें पहली कंडीशन है कि दोनों किरेल केंद्र पर असमान समूह या परमाणु हो, और दूसरी कंडीशन है कि दोनों किरेल केंद्र पर समान समूह या परमाणु हो। तो मैं पहली कंडीशन ले रही हूँ, दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु हो। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है। तो कोई भी प्रकाशिक समावयव में n किरेल केंद्र हो सकते हैं, n मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। प्रकाशिक समावयव की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जितने भी किरेल सेंटर होंगे उसको हम 2 की पावर में ले जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल, इसमें 2 किरेल सेंटर हैं जिस पर असमान समूह उपस्थित है, और इसके कुल प्रकाशिक समावयव कितने होंगे वो भी हम देख लेंगे। तो इसका पहले हम सूत्र लिखते हैं 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल है तो आपको पता है 4 कार्बन होंगे, 2 3 एंड 4। 2,3 डाइक्लोरो है ना, ये आपने फार्मूला खोल के लिख दिया। वैसे हम नॉर्मली सिंपल फार्मूला लिख देते हैं, ये होता है, आप ऐसे ही तो लिखते हो CH3CHCl CHCl COOH। यही तो मैंने बोला 2,3 ब्यूटेनोइक अम्ल
इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने इसके प्रकाशिक समावयव बनेंगे। आप इसका मिरर इमेज लो। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ना, सुपर इम्पोजिबल तो नहीं है। ये कार्बन चैन तो एज इट इज़ रहेगी। अब ये जो Cl आपको इधर दिख रहे हैं मिरर इमेज में, वो कहाँ दिखेंगे? इस साइड। ये हुआ। अब इस वाले मॉलिक्यूल को मैं एज इट इज़ उठाकर इस पर रखूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे Cl है, यहाँ H आ रहा है, तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों। ठीक है। अब इसमें सेंटर देखो, किरेल सेंटर कितने हैं? पहला ये वाला, ये कैसे किरेल सेंटर बन रहा है? एक ग्रुप Cl, एक H, यहाँ पे एक COH और एक पूरा ग्रुप ये वाला है। ठीक। अगर मैं इस किरेल सेंटर की बात करती हूँ तो ये H, Cl, CH3 और एक ग्रुप ये वाला है। तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं। एक हर एक कार्बन पे, इस कार्बन पे इसके 4 ग्रुप अलग हैं और इस पे सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? कितने स्टीरियो सेंटर हैं या कितने इसमें कायरल सेंटर हैं? 2। अब फॉर्मूला होता है आपको प्रकाशिक समावयव निकालने का 2 की पावर n, और n यहाँ क्या है? n है नंबर ऑफ किरेल सेंटर। यहाँ कितने दिख रहे हैं? 2। मैं 2 की पावर में 2 कर दूँ, कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। अब तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि 2 ये हो गए तो 2 और कौन से बनेंगे? तो 2 देखो ये भी बन सकते हैं, COOH, CH3, ये भी तो हो सकता है। एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। अरेंजमेंट रोटेशन में चेंज आया तो ये भी हो सकता है। इसका भी मिरर इमेज लो, COOH। जब इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये Cl इधर दिखेगा और इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक वर्ड और आता है एरिथ्रो और थ्रियो। एरिथ्रो उसको बोलते हैं, ये वाला एरिथ्रो है, और ये है थ्रियो। एरिथ्रो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, और थ्रियो जब सेम ग्रुप कहाँ हो जाए? अपोजिट साइड हो जाए, इनको हम क्या कह देते हैं? थ्रियो कह देते हैं। ठीक है। जब दोनों कायरल कार्बन पे समान समूह एक ही और उपस्थित हो तो वो समावयव क्या कहलाएंगे? एरिथ्रो कहलाएंगे। ये दिख रहा है आपको एरिथ्रो। और समान समूह जब विपरीत दिशा में हो एक दूसरे के तो उनको हम क्या देते हैं? थ्रियो। एरिथ्रो और थ्रियो नाम जो है वो हमने एरिथ्रोज और थ्रियोज शर्करा से लिया है। इनके आधार पर इनकी संरचना हम बनाते हैं। सेकंड जो हमारे पास केस है वो आ जाता है जब दोनों किरेल केंद्र पर समान समूह प्रेजेंट हों। सेकंड कंडीशन क्या आती है? दोनों किरेल केंद्रों पर समान समूह उपस्थित हो। अभी जैसे हमने बताया था ये 2 किरेल सेंटर थे, इन पे लेकिन इन पे ग्रुप अलग अलग है। अब आएगा कि सेम ही ग्रुप प्रेजेंट हो दोनों किरेल सेंटर पे, तब क्या होगा? तो एग्जांपल लेते हैं हम टार्ट्रिक अम्ल का। देखते हैं COOH, CHOH, ये है। अब इसमें देखो कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। एक ग्रुप ये हो गया, ये हो गया, और एक ही H है इसका, और एक ग्रुप पूरा ये हो गया। इसमें चलते हैं, ये और एक ग्रुप पूरा ये, दोनों सेम है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे ये वाला, जब हम ये वाला ग्रुप ले रहे थे तो यहाँ CH3 होने के कारण ये वाला ग्रुप अलग हो रहा था। इस कार्बन के लिए जब हम चौथा ग्रुप देख रहे थे तो यहाँ COH होने के कारण ये ग्रुप अलग हो रहा था। इसमें नहीं है ऐसा, ये COH H और ये ग्रुप चौथा इसका ये आ रहा है। इस वाले को पकड़ते हो तो ये OH, ये H, इसको मैं यहाँ खोल के लगा दूँ तो ये भी तो एक ग्रुप है।
ये HCOH और सेम चौथा ग्रुप इधर है। तो इनके जो ग्रुप हैं वो क्या है, सेम है, इसीलिए इसने लिखा है दोनों कायरल केंद्रों पर समान समूह उपस्थित हो। ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, ये प्रकाशिक समावयव है या नहीं है, ये हम देख सकते हैं। अब आप कैसे देखोगे इनको, चलिए अब इसको हम वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिरर इमेज लेंगे इसकी। क्या मिरर इमेज आएगी, ये वाला OH कहाँ दिखेगा, इधर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये देखिए ये दो कंडीशंस हो रही है। अब इसमें थ्री और एरिथ्रो, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, एरिथ्रो हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा, लिख लीजिए। एरिथ्रो सेम साइड है ग्रुप और ये थ्री हो जो अपोजिट साइड है। अब देखो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव देखना है आपको, ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लिया हमने सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सुपर इम्पोज तो ये भी इसको नहीं कर रहा है, लेकिन इससे पहले आपको इसमें सिमेट्री देखनी होगी, क्या इसके अंदर कोई सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अब आप तीसरे और चौथे, यानी कि ये फर्स्ट ये सेकंड, ये वाला तो ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा है, नंबर दे देते हैं फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप तीसरे और चौथे की स्ट्रक्चर को एक बार देखो ज़रा कि क्या इसमें कोई सममिति तल उपस्थित है। अगर सममिति तल उपस्थित है तो ये प्रकाशिकी समावयव नहीं बनाएगा। सममिति तल कहाँ हो सकता है इसके अंदर, देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा करके हम देखते हैं, तो वर्टिकल प्लेन में तो ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन आप लगाओगे तो क्या दिखाता है, लगाओ सममिति तल। इसको ये ऐसे करके इसके ऊपर ला के रखो, एज इट इज़ ये इसको कवर करेगा, सेम ये इसको कवर करेगा, तो इसके अंदर सममिति तल है। सममिति तल होने के कारण ये प्रकाशिकी समावयव नहीं देता है, इसलिए हम ये वाले काउंट नहीं करेंगे। इसके सिर्फ कितने आइसोमर काउंट होंगे, 2। तो टार्ट्रिक अम्ल का जो एरिथ्रो रूप है इसको हम मीज़ो टार्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये वाला जो रूप है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, मीज़ो टार्ट्रिक अम्ल। इसका आधा भाग जो है वो वाम ध्रुवण घूर्णक है और शेष आधा भाग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, ठीक है। तो अब आधा भाग तो वाम ध्रुवण घूर्णक है और आधा दक्षिण ध्रुवण, इसकी वजह से क्या होगा कि लाइट को एक बार एक भाग तो लेफ़्ट में रोटेट कर रहा है और एक भाग राइट में रोटेट कर रहा है, और दोनों की वजह से जितना उसने लेफ़्ट में रोटेट किया तो उसने वापस राइट में कर दिया, तो एंगल कितना बना, अल्टीमेट ज़ीरो ही बना। इसको हम लिख देते हैं मीज़ो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया, इससे इसका समतल ध्रुवित प्रकाश तल है वो शून्य पे ही रहता है, तो डी भाग जो जितना घुमाता है दाईं ओर उतना ही एल भाग उसको वापस बाईं ओर घुमा देता है। इस प्रकार का जो समायोजन होता है इसको हम आंतरिक प्रतिकार या इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं, जिसमें एक किरेल केंद्र के घूर्णन कोण को दूसरा किरेल केंद्र पुनः समायोजित कर देता है, ठीक है। ये भी एक टर्म आती है हमारे पास, आंतरिक प्रतिकार क्या होता है, पेपर में पूछा भी हुआ है एक बार। आंतरिक प्रतिकार ऐसी कोई बोलते हैं हम, इंटरनल कंपनसेशन।
तो किसी भी मॉलिक्यूल का एक भाग लाइट को जितना लेफ़्ट में रोटेट करता है, दूसरा भाग उतना ही उसको राइट में रोटेट कर देता है, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 0 डिग्री ही रहता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें किरेल केंद्र नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं वो? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या नहीं है, किरेल सेंटर नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल सेंटर या किरेल सेंटर, कुछ भी बोल सकते हो, कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे एलीन्स हैं, बायफिनाइल्स हैं। ठीक है, ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक में कोई सममिति का कोई तत्व नहीं होता है। इसकी वजह से इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता, और ये आणविक किरलता इनके अंदर पाई जाती है। और हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे बायफिनाइल, वैसे तो तुम जानते हो कि इस तरह का होता है। लेकिन इसमें जैसे तो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में नहीं होते हैं, इनका प्लेन अलग अलग हो जाता है। प्लेन कैसे होता है? एक रिंग अगर ऐसे है ना फ्लैट, तो दूसरी रिंग स्ट्रेट हो जाती है। तो इनमें सममिति तत्व खत्म हो गया है, प्लेन नहीं है, इस वजह से ये क्या दिखा देते हैं, प्रकाशिक समावयव दिखा देते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। या हिंदी में हम बोलते हैं इसको फिशर प्रक्षेपण सूत्र। कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं जो होती है वो 3D में होती हैं, आपको पता है ना। 3D में हम इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो 3D को आप कागज़ पे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए एक साइंटिस्ट थे एम एल फिशर, उन्होंने ये इसको कागज़ पे प्रदर्शित करने के लिए कि 3D को हम कैसे देखेंगे, एक फार्मूला दिया था जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। और इसको सभी ने स्वीकार भी किया था, ईजी भी था थोड़ा सा समझ पाना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करने के लिए। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है कि कागज़ के तल पर परस्पर काटी हुई दो लंबवत रेखा खींचते हैं। जब भी हमें ये बनाना होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हम सबसे पहले दो रेखाएं खींचते हैं। एक तो कैसे होगी, खड़ी होगी, और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगी। दो लाइनें खींच दी, ये हमारा किरेल सेंटर होता है, और यहाँ पे 4 ग्रुप लग जाएंगे। जैसे मान लो A B C और D, ये 4 ग्रुप लग जाएंगे, और ये चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, तब भी ये क्या बनेगा, किरेल सेंटर बनेगा। मुख्य कार्बनिक श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर इस प्रकार लिखते हैं कि कार्बन 1 जो है C1, कार्बन ऊपर की ओर रहे और शेष श्रृंखला नीचे की ओर आए। अब ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये वाली लाइन। ठीक है, तो कार्बन कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा, उसकी कार्बन चेन को हम ऐसे लिखेंगे कि कार्बन 1 यहाँ पे आए और बाकी कार्बन नीचे आए। लिखे भी हैं हमने। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, CH3CHOH COOH, ये होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ऊपर आएगा, यहाँ से 1 2 3, नंबरिंग भी तो ऐसे ही करते हो। तो ये 1, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये CH3, इस पे H और ये OH, ये हमारा लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जिसको नंबर दिया है वो सबसे ऊपर आएगा, पहला नंबर दिया है। तीसरा, कायरल कार्बन की शेष दोनों प्रतिस्थापियों को क्षैतिज रेखा पर दाएं बाएं लिख देते हैं। ये लिख ही दिया है हमने, बाकी के जो प्रतिस्थापित है। ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों बंध प्रक्षेपण तल या कागज के तल से नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, अर्थात प्रेक्षक या दृष्टा से दूर स्थित होते हैं। इसी प्रकार क्षैतिज रेखा पर स्थित दोनों प्रतिस्थापी प्रेक्षण के तल से ऊपर होते हैं, अर्थात दृष्टा की ओर होते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया है, ये वाले जो हैं, ये वाले बॉन्ड ही तो हैं ये,
इनको हम मानते हैं कि ये हमारी तरफ है, व्यूअर की तरफ, टूवर्ड्स द देखने वाले की तरफ है ये बॉन्ड, इसलिए हम इनको ऐसे दिखा देते हैं डार्क से, ये ठीक है। और ये माना जाता है कि ये वाले जो बॉन्ड है ये पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इन दोनों बॉन्ड को अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि देखने वाले से दूर है। समझ में आ रहा है आपको? कार्बन है ये वाले जो दो कार्बन है ये तो हमारी तरफ है, इसलिए हमने लिख दिया टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये वाले जो है ये पीछे की तरफ है, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर। एग्जाम्पल ये आपने देख ही लिया कि इसको इस तरह से लिखा था, ठीक है। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ब्यूटेनॉल देख लेते हैं। तो ब्यूटेनॉल फॉर्मूला तो होता है CH3 CH2 CHOH CH3। ये है नंबरिंग, हम अगर नंबरिंग करेंगे तो यहीं से ही करेंगे, तो आप ऐसे ही कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, ये हमारा CH3, इस पे प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो ये O, इसको खोल के लिख दो OH H, ये क्या हो गया CH2 और ये CH3। अब इसको आप OH को इधर भी करके लिख सकते हो, दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये CH3 COH H CH2 CH3, तो इस तरह से इनको लिखा जाता है। अब जितने भी हैं ये सारी संरचनाएं ये हमने देख लिया है इनको कैसे लिखना है। अब इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से ना तो कभी उठाया जाना चाहिए और ना ही कभी घुमाया जाना चाहिए। अगर ये सूत्र इस तरह से लिखने के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या देखेंगे कि ना तो इसको हम कभी उठा सकते हैं इस तरह से प्लेन से, आप ये इमेजिन करो कि प्लेन से उठा करके हमने इसको घुमाया है, ना तो हम इसको इस तरह उठा सकते हैं और ना ही इसी प्लेन में कभी घुमा सकते हैं। चूंकि लंबवत बंध वास्तव में प्रक्षेपण तल के नीचे पीछे की ओर होते हैं और क्षैतिज रेखा वाले तल जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए प्रक्षेपण सूत्र को कागज पर 90 डिग्री या 270 डिग्री के कोण पर नहीं घुमाया जाना चाहिए। इस प्रकार के घुमाव से मूल यौगिक का प्रतिबिंब रूप ही प्राप्त होगा। 90 डिग्री या 270 डिग्री पे इसको हम नहीं घुमा सकते। अल्टीमेटली ये कह रहा है ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, इसको उठा करके आप ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री पे घुमाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से त्रिविम रूप नहीं बदलता। 180 डिग्री पे कैसे घुमाएंगे, ये फॉर्मूला है COOH CH3 HOH। मैंने पूरे इसको घुमा दिया। जैसे 180 डिग्री पे घुमाओगे, 180 डिग्री पे हम इनको घुमा रहे हैं, देखो ये वाला मैंने यहाँ लाया तो ये 180 डिग्री तो घूम ही गया ना, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, 180 डिग्री रोटेशन होगा। ये एज इट इज़ रहेगा, ये इसकी जगह OH, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। अब ये और ये स्ट्रक्चर दिखने में अलग दिख रही है आपको, बाकी ये है डी लैक्टिक एसिड ही। जब हम 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो इनकी 3D स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, त्रिविम रूप इनका नहीं बदलता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद ही रखने हैं। रोटेशन कैसे कराना है फिशर प्रोजेक्शन में, आप 90 डिग्री नहीं घुमा सकते, इसको यहाँ नहीं कर सकते, ये हमने 180 करा है, ये वाला यहाँ आया है, ये 180 डिग्री है, फिर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किरल कार्बन पे दो समूहों को 2 बार अंतः परिवर्तन करने पर विन्यास नहीं बदलता है। 2 बार आप चेंज कर दोगे तो विन्यास नहीं बदलेगा। यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, COH HOH CH3। अब देखते हैं
क्या चेंज करें? पहले इन दोनों में चेंज कर लेते हैं। 2 बार अंतः परिवर्तन कर रहे हैं तो विन्यास नहीं बदलता है। पहला चेंज करा आपने, देखो इन दोनों में चेंज किया है तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। ये OH तो अपनी जगह पे ही बना हुआ है। ये फर्स्ट चेंज है। सेकंड में क्या चेंज कर रहे हैं? इन दोनों को COH। अब इनमें चेंज हुआ है तो ये OH यहाँ आएगा, CH3 और ये H। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये भी डी लैक्टिक एसिड ही था। इनकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं था। ये और ये सेम ही है। अगर हम आपको ये याद रखना है कि हम अगर सिंगल रोटेशन कराते हैं तो 3D स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और अगर आपने डबल रोटेशन कराया, 2 एक्सचेंज कराए, रोटेशन मतलब 2 एक्सचेंज कराए हैं, तो वो एज इट इज़ आपको वही संरचना मिलेगी। अब ये और ये एक दूसरे के जैसे ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसका यूज़ हमने किस लिए किया था? ताकि हम बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन देख सकें। ठीक है, तो अब इसमें हम एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस, किसी भी मॉलिक्यूल को एक रेफरेंस मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल का हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। इसीलिए हम इसको कह देते हैं सापेक्ष विन्यास। किसी के सापेक्ष ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्लीसरल्डिहाइड को लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है ग्लीसरल्डिहाइड का, CHO COH H CH2OH। ये है, ये कायरल सेंटर है ग्लीसरल्डिहाइड का। अब देखो ये OH राइट साइड में, इसलिए हमने इसको डी ग्लीसरल्डिहाइड कह दिया। इसी को अगर ऐसे लिखा जाता, ये वही कायरल सेंटर है लेकिन ये लेफ़्ट साइड में, तो ये एल ग्लीसरल्डिहाइड हो गया। ठीक, तो हमें क्या देखना होता है? कोई भी मॉलिक्यूल मैंने लिया, उसमें नीचे से इस वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे आपको पोजीशन देखनी है ग्रुप्स की। अगर ये जो मेन ग्रुप है वो डी साइड राइट साइड में है तो उसको डी नाम दे देंगे, और अगर वो लेफ़्ट साइड में है तो उसको एल नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे हम कोई भी शर्करा आप लेते हो, शर्करा की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इनकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो सेम चीज़ उसमें भी यही होती है। ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये यही तो रहता है। इसी के बेस पे हम उसको क्या डिसाइड करते हैं, वो डी है कि एल है। ऊपर क्योंकि जैसे ग्लूकोज का लिया हमने 6 कार्बन के चैन है तो ऊपर 4 और होंगे, नीचे वाले 2 देखते हैं। इससे ऊपर वाला कार्बन देखोगे आप तो उसमें मेन ग्रुप किस साइड लगा हुआ है, लेफ्ट में या राइट में। बस इसमें तो इतना सा ही है, हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है रेसेमिक मिक्सचर और रेसेमिकरण। रेसेमिक मिक्सचर वो होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों ही रोटेट करने वाले समावयव प्रेजेंट होते हैं। तो कहता है किसी भी ध्रुवण घूर्णन यौगिक का ऐसा मिश्रण जिसमें 50% भाग तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का हो और शेष 50% भाग वाम ध्रुवण घूर्णक का हो, उसको हम क्या कहेंगे? अघूर्णक बन जाता है वो, और उसी को हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसेमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% भाग तो राइट रोटेट करने वाले का हो और 50% भाग लेफ़्ट। तो जब दोनों, जितनी लाइट राइट में घूमी है उतनी ही लेफ़्ट में घूमेगी, तो इन वही है, कितना बन जाएगा? कोण तो 0 डिग्री ही रहेगा। इसी मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? रेसेमिक मिक्सचर कह देते हैं। कोई भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। और अभी टार्ट्रिक एसिड का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जो मीज़ो टार्ट्रिक एसिड था, उसमें तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा था तो ऊपर वाला भाग लेफ़्ट में रोटेट कर रहा था और नीचे वाला भाग आपका राइट में रोटेट कर रहा था, तो वो उसका टोटल जो एंगल था वो 0 डिग्री था, और उसको हमने इंटरनल कंपनसेशन भी कहा था। ठीक है, वहाँ तो इंटरनल कंपनसेशन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे
एक्सटर्नल कंपनसेशन की बात हो रही है। यहाँ दो अलग अलग समावयव लिए जा रहे हैं, एक डी है और दूसरा एल है। ये जितना लाइट को राइट में घुमाएगा ये वाला भाग उतना ही उसको लेफ़्ट में घुमा देगा। तो जो हमारा मिक्सचर है उसका रोटेशन तो वही 0 डिग्री रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन या बाह्य प्रतिकार। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रासायनिक मिक्सचर और इसका पृथक्करण। ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो इनका जो रासायनिक मिक्सचर है सममिति यौगिक है। किसी भी सममित यौगिक से असममित यौगिक का विरचन किया जाना तो सामान्यतः एक रासायनिक मिक्सचर प्राप्त होता है। विरचन मतलब बनाना। किसी भी सममित यौगिक से अगर हम असममित यौगिक बनाते हैं तो हमें एक रासायनिक मिक्सचर मिलता है। इनको कैसे पृथक करते हैं उसकी कुछ विधियाँ हैं। यांत्रिक वियोजन, दूसरा आपका आता है जैव रसायन वियोजन, और नेक्स्ट आता है स्तंभ वर्णलेखी विधि या फिर रासायनिक विधियाँ। इसमें मेन जो हम यूज़ करते हैं वो स्तंभ वर्णलेखी विधि है या कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड में हम करते क्या है कि वैसे सभी विधियों में सबसे बेस्ट मेथड यही है। इसमें एक स्तंभ लिया जाता है, या मैं कह दूँ एक कांच की स्लिट सी लेते हैं, उसके ऊपर एक सामान्य अधिशोषक का स्तंभ होता है वो लगा लेते हैं। स्तंभ का उचित विलयन में प्रक्षालन मतलब उसको डुबो देना, उसको डुबो देते हैं। स्तंभ में लिए गए अधिशोषक पर रासायनिक मिश्रण का वर्णात्मक अधिशोषण होता है। वर्ण मतलब चयन करना, चयनात्मक ही होता है ये वर्णात्मक जो है। तो कोई भी आपने एक ऐसे कांच की स्लिट लेते हैं, उसके ऊपर एक अधिशोषक रखा होता है, इसको किसी भी सॉल्यूशन में जो सूटेबल होता है उसमें डिप किया जाता है। अब क्या होगा, जो भी आपका समावयव है इनकी गति पे डिपेंड करता है। जो पहले जिसकी गति ज़्यादा होगी वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा उनका, तो वहाँ से उनको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, यही हमारे इसमें इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा अब आपकी स्टीरियो में कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। एक एथेन में समावयवता और देख लेते हैं। एथेन में समावयवता देखने के लिए एक छोटी सी चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें, न्यूमैन प्रक्षेपण और साहर्स। ये दो प्रक्षेपण और होते हैं जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, फिशर प्रोजेक्शन सेम उसी तरह होते हैं। न्यूमैन प्रक्षेपण दूसरा होता है साहर्स प्रक्षेपण। न्यूमैन में क्या होता है कि एथीन है, जैसे एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दो कार्बन है, इन दो कार्बन में से एक कार्बन को तो आपको सर्कल के रूप में दिखाना है, एक कार्बन को हम डॉट के रूप में दिखाते हैं। सॉरी, एथेन का CH3 ठीक है। तो एक कार्बन को सर्कल के रूप में दिखा रहे हैं और एक कार्बन को डॉट के रूप में दिखा रहे हैं। अब इस पे हम ग्रुप दिखाएंगे। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। दूसरे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो वो 3 हाइड्रोजन इनके पीछे छुपे हुए हैं इस तरह से। अगर ये वाली सिचुएशन आती है, एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन छुपा हुआ है, इसके ग्रुप इसके पीछे छुपे हुए हैं, ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसके पीछे है, तो इनको हम कहते हैं ग्रसित संरूप। ग्रसित मतलब एक हाइड्रोजन ने दूसरे को क्या कर रखा है, ढक रखा है, ग्रसित कर रखा है। और इनकी एनर्जी भी उच्च होती है क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन भी हो रहा है। दूसरी कंडीशन इसकी ये आती है, ये वाला मैंने ऐसे कैसे बना दिया, पहले वाले कार्बन को और पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया। रोटेट करने से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ। मान लो कि मैंने इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ के इधर घुमा दिया 60 डिग्री, तो ये वाले इधर घूम जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन से। इस रूप को हम बोलते हैं अंतरित या आंतरित, बोल दो इसको आंतरित संरूप। ठीक है, ये बनाना आ सकता है इथेन का। इसके बाद हमारा सोहॉर्स में क्या होता है, ये तो सर्कल से दिखाए हैं, इसको हम सर्कल से ना दिखा के इसमें बॉन्ड बनाते हैं। है तो वही
साइड व्यू है एक्चुअली। ये क्या है, ये साइड व्यू है, और ये वाला क्या था, फ्रंट व्यू। तो जो फ्रंट से देखते हैं तो एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन है, पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाई देता है। साइड से देखते तो आपको पीछे वाला कार्बन भी दिखाई देता है। ये पीछे वाला कार्बन है, ये इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आगे वाला कार्बन है। तो साइड से देखेंगे तो हमें दोनों कार्बन दिखाई देंगे। ये साइड व्यू है इसका। है तो ये ग्रसित ही। ग्रसित कैसे है, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये है, इस वाले के पीछे ये है ना, इसके पीछे ये है, तो ये है तो ग्रसित, लेकिन ये साइड व्यू है। दूसरा रूप इसका वही सेम बना हो ऐसे। अब इसमें एक कार्बन नीचे, एक हाइड्रोजन को नीचे दिखाया मैंने, ये एक नीचे है और दो ऊपर है। यहाँ देखो, इसके पीछे तो कोई नहीं है, ये वाली सिमेट्री है इनमें। तो ये कैसे हो गए, सांतरित। इसको आंतरित और सांतरित दोनों ही बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना कि एक बार तो आंतरित लिख दिया, एक बार सांतरित लिख दिया। ये सांतरित स्वरूप भी कहलाता है और आंतरित भी बोल सकते हो। ये दोनों चीज़ें और थी एथीन में। इसके अलावा अब हमारे सिलेबस का कुछ बचा नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपका टेस्ट होगा, पहले एक प्रैक्टिकल करेंगे हम, सक्सेसफुल रहा तो फिर आपके ऐसे ही टेस्ट होंगे।